हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 2 बूढ़ी काकी। इसका साहित्य प्रकार है कहानी और जिसके लेखक है प्रेमचंद। इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं, आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्ठियों पर कढ़ाई चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसालों की सुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। यानी कि बुद्धिराम के बड़े लड़के का तिलक आया हुआ है। इस उत्सव में घर में बहुत सारे पकवान बन रहे हैं, जिसमें पूड़ियाँ है, कचौरियाँ है, मसालेदार खाना है जो भूख को बढ़ा रही है। और उसकी जो सुगंध है, जो सुगंध जो है वो बूढ़ी काकी तक जा रही है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पुड़िया न मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं और अभी तक मुझे खाना नहीं मिला है। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अशुकन के भय से वह रो न सकी। बूढ़ी गाय को ऐसा लग रहा है कि खाना पक गया है, सब लोगों ने खाना खा लिया है, इतनी अच्छी अच्छी सुगंधें आ रही है, लेकिन शायद मुझे अभी तक खाना नहीं मिला है। और इसी वजह से वो रो भी नहीं सकती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है अगर इस मौके पर अगर मैं रोऊंगी तो ऐसा हो जाएगा कि अपशुकन हो गया। तो वो रो भी नहीं रही है और अपने कमरे में दुखी होकर बैठी हुई है। आहा, कैसी सुगंधी है। अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों ही के लाले पड़े, तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पुड़िया मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। एक बार फिर वो सोचने लगी कि जब मुझे खाने के लिए यहाँ पे रोटियाँ ही नहीं मिलती है, तो मेरे ऐसे भाग्य कहाँ कि मुझे इतना अच्छा और मसालेदार खाना मिलेगा। तो वो फिर उनके दिल में बहुत ही दुख होता है। वो फिर से रोना चाहती है, लेकिन उन्हें रूपा का भय है कि अगर मैं रोऊंगी, चिल्लाऊंगी तो रूपा आगे मुझे डांटेंगी। इस वजह से वह रोती भी नहीं है। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रह कर मन को आपे से बाहर किया देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख किया करते थे, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता है कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी विचारों में डूबी हुई है। उनके मन के अंदर जो खाना पक रहा है अच्छा अच्छा, उसकी जो सुगंध है वो सुगंध वह ले रही है। इस वजह से बूढ़ी काकी के मुंह के अंदर पानी आ रहा है। बूढ़ी काकी सोच रही है कि आज तो लाडली भी यहाँ तक नहीं आई। पहले तो ऐसा था कि लाडली आ जाती थी तो मैं लाडली से सब पूछ लेती थी, लेकिन आज तो लाडली भी नहीं आई है। दो छोकरे उन्हें परेशान किया करते थे, वो लड़के भी यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो यानी कि अब मैं पूछूं तो भी किससे पूछूं। यानी कि यह जो पैराग्राफ है इसमें ऐसा बताया गया है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी कोई कोई कद्र नहीं करता है। कोई उत्सव हो, प्रसंग हो, लेकिन उनके होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि बुद्धिराम के बड़े लड़के का तिलक आया हुआ है। मज़ेदार अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, लेकिन बूढ़ी काकी को कोई भी पूछ नहीं रहा है। ऐसा भी नहीं है कि चलो भाई हमारे घर में यह बूढ़ा व्यक्ति है, उनके खाने की इच्छा है तो पकवान बन गए हैं तो सबसे पहले जाके हम उन्हें खिला देते हैं, लेकिन वो भी खिला नहीं रहे। और बूढ़ी काकी जो थी, उनके अंदर मात्र और मात्र एक ही इच्छा थी, वह थी खाने की। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पुड़िया न मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अशुकन से भय से वह रो भी न सकी। उन्हें ऐसा लगा कि खाना मुझे नहीं मिलेगा। वह रोना चाहती थी, लेकिन अपशुकन से डर से वह रो भी नहीं रही है। कैसी सुगंधी है। अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं, तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भर पेट पुड़िया मिले। विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक से उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया।
यानी कि एक ही बात है कि बूढ़ी काकी को सिर्फ़ और सिर्फ खाने की ही चिंता है। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं क्या करूँगी? और बूढ़ी काकी जो है उनका मन ललचा रहा है, लेकिन वह बूढ़ी हो गई है। उन्हें कोई पूछता भी नहीं है। अभी वो खुद जाकर खाना खाए तो भी कैसे? और वो सबसे ज़्यादा डरती है रूपा से कि अगर मैं खाना खाने के लिए नीचे चली गई तो रूपा क्या सोचेगी? रूपा मुझे डाँटेगी। तो इस वजह से जो बूढ़ी काकी है वो नीचे जाती भी नहीं है और मन ही मन अपने कमरे में बैठी हुई दुखी होती रहती है। वह अपना भाग्य समझ रही है कि अगर किसी को मुझ पे दया आएगी तो शायद कोई खाना लेके आएगा। आज लाडली भी नहीं है, और लाडली होती तो शायद उससे भी पूछ लेती कि भी लाडली बेटी खाने में क्या पकाया है, लेकिन आज लाडली भी यहाँ तक आई नहीं है। तो बूढ़ी काकी को कैसे मालूम पड़ेगा कि नीचे इस उत्सव में क्या क्या भोजन इत्यादि बन रहा है। बूढ़ी काकी को तो एक ही मात्र चिंता थी कि शायद ऐसा ना हो कि सभी लोग खाना खा लें और मुझे खाना न मिले। अभी आगे देखते हैं कि यहाँ पर बूढ़ी काकी को खाने की चिंता है कि बहुत देर हो गई, कोई खाना लेके आया नहीं है, क्या मालूम खाना बचा भी है या नहीं बचा है। आगे बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी, खूब लाल लाल फुली फुली नरम नरम होगी। रूपा ने भली भांति मुयन दिया होगा, कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठूं। पुड़िया छन छन कर तैयार होगी, कढ़ाई से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ बात अलग ही होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी अकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना कि भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। अभी यहाँ पे जो यह पैराग्राफ है उसमें यह बताया गया है कि बूढ़ी काकी के मन में ये जो खाना पक रहा है, ये जो व्यंजन पक रहा है, उसकी कैसी तस्वीर है। तो यहाँ पे देखो कि भी बूढ़ी काकी मन ही मन विचार रही है, उनके अंदर कल्पना में वह सोच रही है कि पुड़िया कैसी होगी। तो लाल लाल फुली फुली एकदम नरम नरम पुड़िया होगी। रूपा ने शायद उस आटे में मोयन ज़्यादा किया होगा, तो उसकी वजह से भी पुड़िया बहुत ही अच्छी बनी होगी। जो कचौड़ियाँ बनी हुई है उस कचौड़ियों में शायद अजवाइन भी डाला होगा, इलायची भी डाली होगी, तो उसकी भी महक जो है, उसकी जो सुगंध जो है वह भी बहुत लज्जित होगी। बूढ़ी काकी से रहा ना गया। बूढ़ी काकी ने सोचा कि चलो ना खुद ही जाकर मैं देख आऊँ कि क्या हो रहा है। तो बूढ़ी काकी जो है वह उकड़ू बनकर, यानी कि वो चल नहीं सकती थी, 2 हाथ और 2 पैरों के बल पर वह चलकर घसीटते घसीटते जहाँ खाना बन रहा था वहाँ नीचे की ओर वह चली जाती है। वह ऐसा सोचती है कि फूल सूंघने में और बगीचे में जो फूल है उसे देखने में कितना फ़र्क है। यहाँ पर तो सिर्फ खाने की सुगंध आ रही है, जहाँ पे कढ़ाई में ये सब खाना पक रहा है, अगर उधर जाकर मैं खाना खाऊंगी या मैं चखूंगी तो कितना मज़ा आएगा। वह रेंगती हुई कढ़ाई के पास चली जाती है, वहाँ पर बैठ जाती है जैसे कोई कुत्ता किसी खाने वाले व्यक्ति के सामने बैठा रहता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। उद्विग्न यानी कि वह अपने आप पर गुस्सा कर रही है, वह कि भी इतना सारा काम है, इतने सारे लोग हैं। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ाई के पास आती, कभी भंडार में जाती। यानी कि रूपा यहाँ से वहाँ टहल रही है। कभी एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाती है, कभी कढ़ाई के पास जाती है, कभी खाने के भंडार में जाती है। पूरे घर की जवाबदारी सिर्फ और सिर्फ अकेली रूपा पर ही है। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मंगा रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी।
झुँझलाती थी, कुटती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। यानी कि पूरे घर की जवाबदारी जो है, जिम्मेदारी जो है कि रूपा के ऊपर है। एक व्यक्ति आता है, बोलता है महाराज ठंडा ही मांग रहा है। दूसरा व्यक्ति आता है, बोलता है भोजन तैयार है कि नहीं। तीसरा व्यक्ति आता है कि स्त्रियाँ वो ढोल बाजे सब मंगवा रही है। तो वह अकेले ही दौड़ती हुई व्याकुल हो गई है, गुस्सा कर रही है, लेकिन गुस्सा प्रकट करे तो भी किसके ऊपर वह गुस्सा प्रकट करे? वह किसी और के ऊपर गुस्सा प्रकट कर नहीं सकती। बस उसे गुस्सा प्रकट करने का सिर्फ और सिर्फ एक अवसर चाहिए था। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। रूपा को भय था, उसे गुस्सा करना था, लेकिन रूपा डर रही थी कि शायद मैंने गुस्सा कर दिया तो आस-पास के पड़ोस के लोग ऐसा बोलेंगे कि अभी तो तिलक आया है, इतने कम मेहमान हैं, फिर भी इससे काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए वह गुस्सा भी नहीं कर रही थी। प्यास से स्वयं कण सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर जले। रूपा को पानी की प्यास लगी थी, बहुत सारी गर्मी थी, लेकिन उसके पास अवकाश यानी उतना समय भी नहीं था कि वह खुद पानी पीकर थोड़ा सा आराम कर ले। वह भी खटका था कि जरा आँख हटी और चीज़ें की लूट मची। और रूपा के मन में ऐसा भी था कि इतना बड़ा उत्सव है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, पड़ोसी आए हुए हैं, इतनी सारी व्यंजन बाहर पड़े हुए हैं, इतनी सारी वस्तुएं बाहर पड़ी हुई है। अगर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो कोई ना कोई यहाँ से कोई वस्तु चुरा कर ले जाएगा। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाहे के पास बैठी देखा तो जल गई। रूपा पहले से ही बहुत क्रोधित थी और उसने देख लिया कि जो बूढ़ी काकी जो है वह कड़ाहे के पास आकर बैठी हुई है और वह रूपा जो है वो अंदर से जलने लगी। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसिन बैठी हुई है। मन में क्या कहेगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी के ऊपर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भांड। रूपा ने कड़ाहे के पास बूढ़ी काकी को बैठा हुआ देख लिया। रूपा अपने गुस्से पर काबू न कर पाई। उसने यह भी न सोचा कि आसपास वाले पड़ोसी वहाँ पे बैठे हुए हैं, मेहमान बैठे हुए हैं। बूढ़ी काकी जो है वह तो बूढ़ी है, बेचारी खाना खाने के लिए नीचे आई थी। वह कुछ भी सोचती नहीं है और बूढ़ी काकी को बोलने लगती है कि ऐसे पेट का क्या करना, काकी तुम्हारा पेट है या भांड है। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। रूपा जो है वो बूढ़ी काकी को डांटने लगती है कि अभी मेहमानों ने खाना नहीं किया खाया है, भगवान को भोग नहीं लगा है, तुम्हें कोठरी में बैठकर क्या तुम्हें दम घुट रहा था कि तुम यहाँ पर चली आई। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती न होती तो न जाने किसकी हाड़ी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया को भर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाएं फिरती है। अगर इसी तरह से किसी गांव वालों ने देख लिया तो लोग ऐसा कहेंगी कि भी इस बुढ़िया को खाना नहीं मिलता होगा, इसीलिए वह इस तरह से नीचे कढ़ाई के पास आकर बैठ गई है। डायन न मरे न माचा छोड़े, डायन मरती भी नहीं है और अपनी जगह छोड़ती भी नहीं है। यानी कि रूपा जो है वो बूढ़ी काकी को डायन तक कह डालती है। नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी, इतनी ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब भर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। यानी कि इतनी सी छोटी बात पर रूपा जो है वह बूढ़ी काकी को डांटने लगती है, जैसे तैसे बोलने लगती है, डायन तक कह देती है कि तुम कोई भगवान नहीं हो कि सबसे पहले तुम्हें खाना खिलाया जाए, तुम्हें पानी पिलाया जाए, तुम्हारे पेट में आग लगे, इतना खाती है तो जाता कहाँ है, जब देखो तब सिर्फ खाना खाना खाना, उसके सिवाय कोई और बात तुम्हें सूझती ही नहीं है। यानी कि यहाँ पर हम लोग एक बात देख सकते हैं
कि बुद्धिराम जो है उसने ही बूढ़ी काकी का घर लिया हुआ है। जो घर थी, जो जायदाद थी, वह सब बूढ़ी काकी की थी। उसी जायदाद में जो पैसे मिलते थे, जो इनकम होती थी, उसी में से बुद्धिराम का घर चलता था। लेकिन आज उसी मकान की जो मालकिन है, जो बूढ़ी काकी है, जिसकी वजह से सबको खाना मिल रहा है, उसको ये लोग इस तरह से पेट पर भोजन भी देते नहीं है। बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई, न बोली। चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज़ ऐसी कोठरी थी कि हृदय और मस्तिष्क क्या संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण बार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब करार का कोई वृहद खंड काट कर गिरता है, तब आस पास का जल समूह यानी कि बूढ़ी काकी जो है वह बेचारी दुखी हो जाती है। रूपा के इतने डांटने पर इतने सारे लोग सुन रहे हैं, इतने सारे लोग देख रहे हैं, फिर भी रूपा ने थोड़ी सी भी शर्म न रखी कि भी यह काकी जो है वह बूढ़ी है, बेचारी खाना खाने के लिए इस तरह से कर रही थी। रूपा बिल्कुल शर्म नहीं रखती है और बूढ़ी काकी को कुछ भी जैसे तैसे करके बोल देती है। इस वजह से जो रूपा की जो बातें हैं वो बूढ़ी काकी को बहुत ही चुभती है। बूढ़ी काकी है, बेचारी बुजुर्ग है, कुछ बोलती नहीं है, रूपा के सामने कोई जवाब भी नहीं देती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। यानी ये एक मानसिकता है हमारे समाज की कि व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी कद्र नहीं होती है। हम लोग देखते हैं कि कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे घर परिवार में अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, हमारे दादा है या दादी है, अगर वो जवान है, वो पैसे कमा रहे हैं, अगर वो चल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उनको लोग पूछते हैं। लेकिन जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, वो अगर वो पैसे नहीं कमा रहा है, अगर वो एक खटिया में पड़ा हुआ है बराबर, तो लोग कोई भी प्रसंग हो, कोई भी उत्सव हो, तो कोई ना तो उनको कुछ पूछता है, ना तो उनसे कोई कुछ सलाह लेता है। तो प्रेमचंद ने हमारे समाज में वृद्धों की जो दयनीय जो स्थिति है उसके बारे में ही इस कहानी में बताया है कि आजकल बूढ़े व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है कि व्यक्ति बूढ़ा हो गया यानी कि उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई आबरू नहीं है, बस एक कमरे में उसको पड़े रहने दो, एक खटिया दे दो, एक मटकी दे दो और कुत्ते की तरह रोटी डालकर चले जाते हैं कि भाई चलो अभी ये बूढ़े हो गए हैं, अभी हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारे कुछ काम के तो है नहीं, अगर जो खाना मिलेगा वो खा के ये सो जाएंगे। यानी कि इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके घर में ही उसकी कोई भी इज्जत नहीं रहती है। यहाँ पर भी ऐसा हुआ है। बुद्धिराम और रूपा जो है वो बूढ़ी काकी को किसी में भी गिनती नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो बूढ़ी है वो हर दिन सिर्फ खाना खाना और खाना ही खाती रहती है, बाकी कोई इसे काम नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं उनमें मात्र और मात्र जब बूढ़े होते तो एक ही इंद्रिया काम करती है, वो है उनकी जीभ, उनका रस का स्वादन, खाने की इच्छा। तो अगर इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसको पेट भर खाना देना चाहिए। उसका मन ललचाता है, वह छोटे बच्चे जैसा हो जाता है। इसमें आगे आपने देखा था कि भाई बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है, यानी कि जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसमें बचपना ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, बूढ़ी काकी जो है उसमें बचपना ज़्यादा आ गया है और इसी वजह से बूढ़ी काकी जो है वह अपने आप को रोक नहीं पाती है और वह खाना खाने के लिए वह कड़ाहे तक आ जाती है। और जब वह कड़ाहे तक आ जाती है, रूपा उन्हें देखकर जो गुस्सा था वो सारा का सारा गुस्सा जो है वह बूढ़ी काकी के ऊपर निकाल देती है। वो इतना भी नहीं सोचती है कि यह बूढ़ी है, इनसे गलती हो गई, इनको भूख लगी है तो सबसे पहले इन्हें ही खाना क्यों ना दे दूँ। आगे देखते हैं। बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई, न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज़ ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क संपूर्ण शक्तियाँ,
संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब करार का कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। यानी कि रूपा की आवाज़ इतनी तेज थी, इतनी कठोर थी कि बूढ़ी काकी की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार जो थे बराबर वो टूट गए और बूढ़ी काकी कुछ भी बिना बोले, जैसे कोई समूह टूटकर नदी में गिर जाता है, वैसे ही बूढ़ी काकी भी टूटकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। आगे, भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने लगे। परंतु सभ्यतानुसार जब तक सबके सब खा न चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर झुझला रहे थे, वे इसे बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। यानी पत्तलें पड़ रही है, पत्तलें सब बिछा दी गई है, मेहमान खाना खा रहे हैं, सभी खाना खा रहे हैं, लेकिन ऐसा था कि जब तक सभी लोग खाना खा नहीं लेते तब तक कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। तो कुछ लोग ऐसे थे वो इस बात को झूठी भी मान रहे थे कि भाई जिसने खाना खा लिया है वो व्यक्ति तो खड़ा होके जा सकता है, लेकिन बाकी लोग ऐसे थे कि जितने भी लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं, जब तक वो सभी लोग खाना खा नहीं लेते, पानी पी नहीं लेते, तब तक कोई भी यहाँ से खड़ा नहीं होगा। तो कुछ जो समझदार व्यक्ति जो थे बराबर वो इस बात को सिर पैर की बात समझते थे। यानी कि ये जो बात है वो बेहद ही बुरी बात है। ऐसा हो नहीं सकता है कि भी किसी एक व्यक्ति को खाना खाने के लिए बाकी सब बैठे रहें। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से गई, कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी भी देर नहीं रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। बूढ़ी काकी कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर वो मन ही मन विचार कर रही थी कि मेरी ही भूल है। अगर घर में कोई उत्सव है तो सबसे पहले मेहमानों को खाना खिलाया जाता है। अभी तो मेहमानों ने खाना खाया भी नहीं था और सबसे पहले मैं ही जाकर बैठ गई। तो भी सबसे पहले अगर मैं ही जाकर खाना खा लूँगी तो मेहमानों के सामने, आस पड़ोस के लोगों के सामने हमारे घर की क्या इज्जत रह जाएगी। तो बूढ़ी काकी जो है वह रूपा को कुछ बोलती नहीं है, रूपा के ऊपर गुस्सा नहीं करती है, लेकिन अपने आप को ही कोसती रहती है कि यह मेरी ही गलती है जिसकी वजह से आज मुझे डांट मिली। अब बूढ़ी काकी ने मन ही मन विचार कर लिया है कि अब तक तो मैं वहाँ पर गई थी, चलो ठीक है, लेकिन जब अब मुझे कोई भी बुलाने न आएगा तब तक मैं नीचे खाना खाने के लिए नहीं जाऊंगी। यानी बूढ़ी काकी ने एक निश्चय कर लिया था कि अब सब मेहमान खाना खा लेंगे, आस पड़ोस वाले खाना खा लेंगे, और फिर अब जब मुझे रूपा या लाडली या बुद्धिराम कोई भी व्यक्ति बुलाने आएगा कि चलो बूढ़ी काकी खाना हो गया है, सबने खाना खा लिया है, सिर्फ तुम्हें ही खाना बाकी है, तो ही मैं खाना खाने के लिए नीचे जाऊंगी, अन्यथा मैं खाना खाने के लिए नीचे भी जाने वाली नहीं हूँ। यह निश्चय कर बूढ़ी काकी जो है वह अपने कमरे में बैठी रहती है और वह नीचे भी जाती नहीं है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो इस तरह से बूढ़ी काकी ने निश्चय कर लिया है कि जब तक कोई बुलाने न आएगा वो नीचे न जाएंगी।
मन ही मन इसी प्रकार का विचार का वह बुलाए की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बीछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए हैं। बूढ़ी काकी ने निश्चय किया है वह नहीं जाएगी, लेकिन मन ही मन जो घी की जो सुगंध थी वो उनकी धैर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। वह सोच रही थी कि पत्तलें बिछ गई है, नाई पानी दे रहा है, मेहमान खाना खा रहे हैं। अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए हैं। जीवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी, यानी कि अभी सब खाना खा रहे हैं तो मेरी भी बारी आएगी। जो औरतें हैं जो गाना गा रही है वह सब गाना गा रही है, तो बूढ़ी काकी भी घर में बैठी बैठी गाना गुनगुनाने लगती है। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गीत गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे ही होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। बूढ़ी काकी जो है वो कमरे में बैठे बैठे गाना गुनगुना रही थी। उसमें बहुत देर हो गई। बूढ़ी काकी की आंखें खुली। बूढ़ी काकी को ऐसा लगा कि बहुत देर हो गई है। शायद ऐसा लग रहा है कि सब लोग खाना खाकर चले गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई बुलाने के लिए आया नहीं है। किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी को ऐसा लग रहा है कि सब लोग खाना खा के चले गए हैं, मुझे कोई बुलाने नहीं आया, बहुत समय व्यतीत हो गया है। रूपा तो मुझसे गुस्सा है, शायद वह बुलाने के लिए न भी आए। सोचती हूँ कि आप ही आवेंगी, वह कोई मेहमान तो नहीं है जो उन्हें बुलाओ। शायद रूपा यह भी सोच रही हो कि बूढ़ी काकी खुद चलकर आ जाएंगी, वह घर के व्यक्ति है, वो मेहमान थोड़ी है कि हम उन्हें बुलाने जाएंगे। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। बूढ़ी काकी नीचे जाने के लिए फिर से तैयार हो गई। बूढ़ी काकी को ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगी, मेरे सामने थाली परोसी जाएगी, उसके अंदर पूड़ियाँ और मसालेदार खाना मुझे मिलेगा और उनकी जो स्वादेंद्रियाँ है यानी कि उनकी जो जीभ है वह गुदगुदाने लगती है। उन्होंने मन में तरह तरह के मसुम्बे बांधे। मसुम्बे यानी कि वो ख्याल कर रही है, पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। वह कह रही है कि नीचे जैसे ही मुझे थाली परोसी जाएंगी तो मैं किस तरह से खाना खाऊंगी। तो पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, यानी कि तरकारी के साथ में पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ और उनका रायता जो मज़ेदार है वो खाऊंगी। यानी अभी तक बूढ़ी काकी को खाना मिला भी नहीं है और वह ऐसे सब विचार कर रही है कि नीचे जाके मैं इस तरह से पूड़ियाँ कचौड़ियाँ मसालेदार खाना खाऊंगी। उन्होंने मन ही मन तरह तरह के मसूमे बांधे, पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ी रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। बूढ़ी काकी कह रही है कि जिसको बुरा लगे वो बुरा और जिसको भला लगे वो भला, लेकिन मुझे तो भूख बहुत ही लगी है और मैं तो मांग मांग कर खाना खाती ही रहूँगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहाँ करे। इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुझे जूठा करके थोड़े ही उड़ जाऊंगी। यानी कि लोग विचार करेंगे कि बूढ़ी काकी इतना खाना खा रही है तो भले विचार करें, लेकिन इतने दिन के बाद मुझे पुड़िया मिल रही है तो मैं तो पेट भर के ही खाने वाली ही हूँ। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आ गई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी।
अब वह फिर से उकड़ू की तरह नीचे आके बैठती है, लेकिन उनका वह दुर्भाग्य था कि उन्होंने जो सोचा था वो यहाँ पे हुआ ही नहीं। मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी। बूढ़ी काकी को ऐसा था कि मेहमान सब चले गए होंगे, सबने खाना खा लिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब बूढ़ी काकी ने नीचे आके देखा तो वही मेहमान अभी तक बैठे हुए थे और अभी भी खाना खा रहे थे। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। बूढ़ी काकी ने देखा कि अभी कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग खा के उंगलियां चाट रहे हैं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूट जाती है, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। बराबर कुछ लोग ऐसे भी थे कि पत्तल में अगर पूड़ियाँ छूट जाती है बराबर, तो उसके अंदर हम भीतर भी रख लेते। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोनों मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। यानी कि मेहमान सब खाना खा रहे हैं, कुछ उंगलियां चाट रहे हैं, कुछ कचौड़ियाँ मांग रहे हैं, कुछ पूरी मांग रहे हैं, कुछ अपनी उंगलियां चाट रहे हैं, और ये सब खाना खा रहे थे मेहमान। उसी बीच में बूढ़ी काकी बीच में जाकर बैठ जाती है। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। अचानक से मेहमान सब वहाँ पे बैठे हुए हैं, सब खाना खा रहे हैं, और जैसे ही बूढ़ी काकी वहाँ पे जाके बैठती है तो कुछ मेहमान जो है वो चकित होकर वहाँ पर से उठ खड़े होते हैं और कहने लगते, अरे यह बुढ़िया कौन है? कहाँ से आ गई? देखो जरा किसी को छू ना ले। यानी कि बूढ़े व्यक्ति के प्रति लोगों के मन में इतनी हीनता यहाँ पर प्रेमचंद जी ने बताई है कि किसी को छू ना दे, यानी ये कौन सी बात हुई? वह व्यक्ति जो बूढ़ी है, क्या वह इंसान नहीं है? उनके अंदर मात्र और मात्र एक ही इच्छा थी, वह थी खाने की लालच, और इस वजह से ही बूढ़ी काकी नीचे आई थी। क्या भगवान को भोग धराने से पहले हम किसी बूढ़े व्यक्ति को खाना नहीं खिला सकते? लेकिन नहीं, यहाँ पे सब उल्टा चल रहा था। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया, और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेंटुआ पकड़ लेते हैं, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। जिस बूढ़ी काकी के पैसों से बुद्धिराम और उनके परिवार पल रहा है, उनको खाना मिल रहा है, उनको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वही बूढ़ी काकी जब मेहमानों के बीच में आकर बैठ जाती है खाना खाने के लिए, तो बुद्धिराम को इतना गुस्सा आता है कि वह जो पूड़ियों का थाल था उसे पटक देता है। और जैसे कोई महाजन हो, किसी ने उनके पास से किराया लिया हो और वो कर्जदार अगर उन्हें सामने मिल गया हो और किस तरह से उनका टेंटवा पकड़ लेते हैं, उसी तरह से आज बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के साथ व्यवहार किया। उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़कर उनको घसीटते हुए कोठरी में लेकर पटक दिया। बुद्धिराम ने एक बार भी नहीं सोचा कि यही वो काकी है जिनकी वजह से आज हम लोग जी रहे हैं, हमें 2 पैसे मिल रहे हैं। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई, और बूढ़ी काकी की जो आशा थी कि मुझे अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, वह वाटिका, वो बाग, वो बगीचा हवा के एक ही झोंके से विनष्ट यानी कि नष्ट हो गया। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को पकड़कर घसीटकर कमरे में जाके फेंक दिया है। मेहमानों ने भोजन किया, घरवालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी,
चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। सभी लोगों ने भोजन कर लिया है, फिर वो मेहमान हो, घर वाले हो, बाजे वाले हो, धोबी हो, कोई भी हो, सभी लोगों ने भोजन कर लिया है, लेकिन बूढ़ी काकी को कोई भी पूछता नहीं है। यानी कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले जिसको खाना मिलना चाहिए उसी को खाना नहीं देते हैं, बाकी सब ने खाना खा लिया है। बुद्धिराम भी यह नहीं सोचता है कि यह जो उत्सव वह कर रहा है, यह उत्सव करने के जो पैसे उसके पास है, वह जो पैसे है वह बूढ़ी काकी की जायदाद में से ही उसको मिलते हैं। सब ने खाना खा लिया, लेकिन बूढ़ी काकी के बारे में किसी ने न पूछा न विचार भी किया। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। बुद्धिराम को, रूपा को ऐसा लग रहा है कि जैसे बूढ़ी काकी ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, उन्हें दंड मिलेगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बूढ़ी काकी पर किसी को दया नहीं आती है। मात्र एक लाडली जो थी उसी का जी जलता था बूढ़ी काकी के लिए। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह जुझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़िया नहीं दे देते। क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? एक छोटी सी बच्ची है लाडली, फिर भी उसमें बड़े लोगों से भी ज़्यादा समझ है। वह कहती है कि इतनी सारी पुड़िया बनाई है तो ये लोग सबसे पहले बूढ़ी काकी को क्यों नहीं देते? क्या सबसे पहले अगर बूढ़ी काकी ने खाना खा लिया तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? अगर यही बात रूपा और बुद्धिराम भी समझते तो अच्छा था, लेकिन रूपा और बुद्धिराम तो अपनी दिखावे की ज़िंदगी में कि भी नहीं, सबसे पहले मेहमान खाएंगे, फिर गांव के लोग खाएंगे, फिर बाजे वाले खाएंगे, और सबसे आखिर में ही खाना जो है वो बूढ़ी काकी को मिलेगा। जब एक छोटी सी लड़की को इतनी बात समझ में आती है कि अगर इतना सारा खाना बनाया हुआ है तो सबसे पहले अगर बूढ़ी काकी को दे दिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन यह बात रूपा और बुद्धिराम को समझ में नहीं आती है। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारे में बंद कर रखी थी। वह उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पुड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। अब यहाँ पर जो बूढ़ी काकी के लिए फक्त और मात्र एक ही व्यक्ति के दिल में ज़्यादा प्रेम है, और वह है लाडली। लाडली के पास खुद की पुड़िया है। लाडली को ऐसा लग रहा है कि किसी ने अभी तक बूढ़ी काकी को खाना नहीं खिलाया है, तो क्यों ना मेरे हिस्से की पुड़िया में ले जाकर बूढ़ी काकी को दे दूँ। अगर मैं बूढ़ी काकी को मेरे हिस्से की पुड़िया जाकर दे दूँगी तो बूढ़ी काकी जो है वह खुश हो जाएगी और खाना खाने लगेंगी। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। इसका तीसरा पार्ट हम फिर देखेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से सबने खाना खा लिया, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने भी खाना नहीं खिलाया। थैंक यू।